नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में निकली हुई नई भर्ती दरोगा भर्ती की, और जिसे हम कहते हैं एसआई। यूकेपीएससी ने इसकी वैकेंसी निकाल दी है और 31 जनवरी 2024 से इसका फॉर्म भरा जाना है। 20 फरवरी इसकी आखिरी डेट है। ये आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका। आज इसकी एक सटीक रणनीति की बात करते हैं, आखिर सिलेक्शन कैसे होगा हमारा, और कुछ प्रश्नों के एक दो प्रश्न आपके साथ कराता हूं और देखें आपकी तैयारी किस स्तर पर पहुंची है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले जरा समझ लें कि इसका पैटर्न कैसा है, इसका सिलेबस कैसा है। और ये देखें, ये 222 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और 222 पदों में देखें तो उसमें नागरिक पुलिस में, अभिसूचना में और गुल्म नायक के पद निकाले गए हैं। जो गुल्म नायक है पीएससी और आईआरबी के लिए, और पीएससी और आईआरबी के लिए जो ये गुल्म नायक के 89 पोस्ट निकाली गई हैं, ये केवल पुरुषों के लिए हैं, इसमें महिलाएं अप्लाई नहीं कर सकती हैं। लेकिन देखें, ये 222 एसआई की पोस्ट में ये 65 नागरिक पुलिस के और 43 अभिसूचना में, और उसके अलावा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एसआई रैंक की जो पोस्ट होती है, इक्विवेलेंट होती है, उसमें कुल 25 पद हैं। लेकिन इन 25 पदों के लिए जरूरी है कि हम साइंस साइड वाले हों, यानी ये 25 पोस्ट के लिए केवल साइंस वाले लोग अप्लाई कर पाएंगे। यदि वो जनरल है, मतलब एक्स आर्मी नहीं है, तो उन्हें ग्रेजुएट होना पड़ेगा, यानी खाली ग्रेजुएट हैं, बीएससी हैं या उसके समकक्ष हैं, तो वो अप्लाई कर पाएंगे। और अगर वो एक्स आर्मी वाले हैं और साइंस से इंटर हैं, तो वो अप्लाई कर पाएंगे। ये दो तरह के लोग, ठीक। ये योग्यता के बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। लेकिन यहां देखें तो ये जनरल ग्रेजुएट लोगों के लिए है या एक्स आर्मी के लिए देखेंगे। ये सारी पोस्ट, ये जो 197 पद हैं, ये गुलनायक के अभिसूचना में और नागरिक पुलिस में जो एसआई के पद हैं उसमें। लेकिन अगर एक्स आर्मी वाला कोई है तो उसके लिए जरूरी है कि वो इंटर पास हो, खाली इंटर, और इंटर किसी भी स्ट्रीम में हो। इसका मतलब ये इधर की 197 पद जो हैं वो किसी भी स्ट्रीम में एक्स आर्मी वाले इंटर हों, और किसी भी स्ट्रीम में अन्य लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हों। बस यदि हमारे पास ये योग्यता है तो जरूरी है ये जान लें कि इसका सिलेबस कैसा होगा, कैसे एग्जाम लिया जाएगा। तो आपकी जानकारी में संभवतः ये बात है कि इसका जो पूरा सिलेबस है वो 300 अंकों की परीक्षा होगी उसमें। ये केवल इसकी बात हो रही है, ये 197 पदों की, जिसमें जो साइंस वाली नहीं है। ये जो साइंस वालों के लिए रिजर्व है, इसका पैटर्न अलग है, इसकी चर्चा अभी करता हूं। लेकिन पहले इसे देखें। ये 300 अंकों के दो पेपर होंगे, दो पेपर मिला करके 300 अंकों के होंगे। और पहला पेपर जो होगा ये, इसके लिए 2 घंटों का समय होगा, और ये कुल 150 मार्क्स का होगा। और दूसरा पेपर भी इसके लिए 3 घंटों का समय होगा। ये ईओटीआरआई में जैसे अभी हाल ही में लिया था, 2 घंटे और 3 घंटे वाला। और इसमें 3 घंटे के अलावा जो अंक होंगे ये भी 150 होंगे। लेकिन इस 150 का बाइफर्केशन बड़ा अलग तरह से किया गया है। इसमें जो पेपर 1 है, इसमें 2 तरह की चीजें होंगी। एक तो सामान्य हिंदी होगी, इसका नाम तो सामान्य लिखा है लेकिन ये बड़ी असामान्य होती है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबा सिलेबस है। यदि हम खुद से पढ़ने चलें तो लंबा समय लग सकता है, फिर भी वो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकता है हमसे छूट जाएं। तो ये सामान्य हिंदी, और साथ में लिखा हुआ है 10th लेवल की हिंदी होगी, ठीक है ये। और ये भी लिखा हुआ है कि इसमें जो साहित्य है वो हाई स्कूल और इंटर लेवल का, जो उत्तराखंड में एनसीईआरटी द्वारा या उत्तराखंड सरकार द्वारा जो 10th 12th की बुक्स होती हैं, साहित्य की बात कर रहा हूं। सामान्य हिंदी मतलब व्याकरण वाला हिस्सा तो 10th लेवल का रहेगा, बाकी साहित्य वाला हिस्सा 10th 12th लेवल का रहेगा। और ये दिया हुआ है। हम आपको बहुत छोटे 4 पेज में इसका नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे आगे चल करके, और उसे पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी। और उससे संबंधित 2 इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछता हूं अभी, आप पार्टिसिपेट करके देखिए, आपको बड़ा आनंद आने वाला है अगले हिस्से में। ये सामान्य हिंदी जो है ये 100 नंबर की है, पूरे 100 नंबर इसके दिए गए हैं, 100 मार्क्स की सामान्य हिंदी। और इसके अलावा यहाँ दूसरे हिस्से में ये रीजनिंग दी गई है। रीजनिंग केवल रीजनिंग वाला हिस्सा है, और इसका नाम लिखा गया है, रीजनिंग का नाम सिलेबस में लिखा है सामान्य बुद्धि तथा तर्क शक्ति। मैं इसे रीजनिंग लिख दे रहा हूं, और ये रीजनिंग 50 अंक की है। तो कुल मिलाकर के ये 50 अंक की रीजनिंग
और प्लस में ये 100 मार्क्स के यानी 100 क्वेश्चन हिंदी के, ये 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे और ये 2 घंटों में करने होंगे। तो यहाँ स्पीड भी मायने रखेगी और हिंदी में अगर एग्जैक्ट हमें जानकारी होगी तो वो नॉलेज भी मायने रखेगी, तभी हिंदी में हम अच्छे नंबर ला पाएंगे। और रीजनिंग में ये 50 नंबर, प्रायः हमारे यहाँ ज्यादातर लोग रीजनिंग मैथ की प्रैक्टिस करते रहते हैं। वे लोग जो एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन उनके साथ चुनौती होती है कि हिंदी में थोड़ा सा उनका हाथ तंग होता है। हम उनके हाथ को बहुत मजबूत और उनकी तैयारी को बहुत अच्छा बनाएंगे। दिल्ली आईएएस एकेडमी आपको ये प्रॉमिस करता है कि हम आपकी तैयारी को उस लायक बनाएंगे कि आप सिलेक्शन में ऊपर सर्वश्रेष्ठ की रैंक में रहें। लेकिन ये तो पेपर 1 है। पेपर 2 में जो दिया गया है, देखें, वो सिलेबस को 2 हिस्से में बांटा गया है। एक तो है जीएस, उसे सिलेबस में लिखा गया है सामान्य जागरूकता। तो ये सामान्य जागरूकता मतलब जीएस है, ये 75 मार्क्स का है। और दूसरे हिस्से में पूछा है गणित, गणितीय क्षमता। गणितीय क्षमता मतलब मैथ्स, और मैथ्स के बारे में लिखा गया है गणितीय क्षमता जो होगी वो 10th लेवल की होगी, जो 10th में मैथ्स चलती है वो। लगभग उसी का पूरा सिलेबस दे दिया गया है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक, तो ये जो जीएस है ना, इसमें वो सब होगा, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, उसके अलावा इसमें इकोनॉमी होगी, और उसके अलावा इसमें एनवायरनमेंट दिया गया है, और उसके अलावा इसमें उत्तराखंड दिया गया है, और साथ में दिया गया है करंट अफेयर दिया गया है। ये सारे टॉपिक होंगे। और एक साथ में होगा कंप्यूटर, जिसकी 5 यूनिट अलग से मेंशन की गई हैं सिलेबस में कंप्यूटर की। और इसमें जो नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं होगा, इसमें विज्ञान नहीं होगा, विज्ञान नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इतनी सारी चीजें, ये सब मिलाकर के 75 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि अगर हमारे पास गाइडेंस प्रॉपर नहीं है तो पूरे जीएस में से 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कम से कम इस एग्जाम के लेवल में पूछे जाएंगे, कौन से हैं ये जानना बड़ा कठिन हो जाता है। हम आपको मदद करेंगे इसमें भी। और ये गणितीय क्षमता में 10th लेवल की सारी पूछी गई है और इसके भी मार्क्स दिए गए हैं 75। तो यहाँ 75 मिला करके 150 नंबर ये, और यहाँ ये 50 मार्क्स, और ऊपर के ये 100 मार्क्स मिलाकर के 150 नंबर, और कुल मिलाकर के 300 नंबरों की तैयारी हमें करनी होगी। साथ में हम कराएंगे। मैं अभी आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस 2 कराता हूं, लेकिन उससे पहले देखें, जो ये अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद हैं, जो 25 पद हैं, ये केवल साइंस स्ट्रीम के लोगों के लिए हैं। अगर एक्स आर्मी है तो इंटर पास, और अगर वो एक्स आर्मी नहीं है, सामान्य लोग हैं, 28 से 29 साल, या जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उनका 29 साल मांगा गया है 2022 में, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा। और जो अभी फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए 28 साल, 21 से 28 साल की एज ग्रुप को मांगा गया है। तो इन लोगों के लिए केवल ये 100 नंबर का पेपर होगा, पेपर केवल एक, और वो होगा 100 नंबर का। और इसमें 3 चीजें होंगी। एक होगा भौतिक, भौतिक मतलब फिजिक्स, ये 35 मार्क्स का होगा, और दूसरा रसायन यानी केमिस्ट्री, ये भी 35 मार्क्स का होगा। दोनों मिलाकर के हो गए 70। अब बचा 30 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, या तो हम बायो ले लें यानी जीव विज्ञान ले लें, और या गणित ले लें। इनमें से दोनों के प्रश्न पेपर में होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक हमें करना होगा। तो 30 मार्क्स का या तो बायो, और या 30 मार्क्स की हमें क्या करनी होगी, गणित। इस तरह से 100 नंबर का ये होगा। ये अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए सिलेबस दिया गया है। कैसे करेंगे हम लोग तैयारी? में आपको एक एग्जांपल देता हूं। बहुत बार हमें लगता है कि हमारी जो हिंदी है, सामान्य हिंदी, वो अच्छी है। इसी पैटर्न पर हम सारे सब्जेक्ट को कराएंगे, पर मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं। आप देखिएगा आपकी तैयारी कैसी है। बहुत सरल से 2-3 प्रश्न पूछ लेता हूं जो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। आज के सिलेबस में, आज की चर्चा में सबसे इंटरेस्टिंग अगर आपको लगने वाला है तो यही लगेगा। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप अभी से समयबद्ध रणनीति बना करके अपनी तैयारी शुरू कर दें। और हम लोग आपके लिए हमारी एकेडमी का जो ऐप है DIA लर्निंग ऐप, उस ऐप के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर स्टडी मटेरियल और बेहतर रणनीति के साथ रिकॉर्डेड क्लास भी दे पाएं। तो आप लगातार हमें फॉलो करते रहिए। मैं आपको 2 प्रश्न कराता हूं। देखें, एक प्रश्न देखें। अच्छा, एक बात और, प्रश्न देखने से पहले कि इसमें जो पासिंग मार्क्स होंगे ना, वो 50% या 40% होंगे इधर के पदों के लिए। हमारा ये जो 197 पद हैं जो ग्रेजुएट लेवल है सभी के लिए, मतलब आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से जो ग्रेजुएट हैं, या एक्स आर्मी वाले इंटर पास हैं,
उसके लिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को 50% नंबर लाने ही लाने होंगे। इसका मतलब हुआ 300 में से 150 नंबर लाने ही लाने होंगे, तब हम, मतलब हुआ कि अगर 197 पद जैसे दिए हैं और 190 लोग ऐसे मिलते हैं जिनके 150 से ऊपर नंबर हैं, तो 7 लोग और चाहिए, तब 197 होंगे। लेकिन संयोग से 150 से कम नंबर वाले अगले लोग हैं, मतलब 190 के बाद जो बच्चे बचे हैं उनके 150 से कम नंबर हैं, तो मेरिट में से उन 7 लोगों को ले लिया जाना चाहिए। तब कहा गया है कि उन्हें नहीं लिया जाएगा, बाकी पोस्ट भले ब्लैंक रह जाएं, उन्हें नहीं भरा जाएगा। इसको कहते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये लाना जरूरी है। और जो इधर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए बताया, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 45% नंबर और एससी एसटी के लिए 35% नंबर लाने जरूरी होंगे। 35%, 35 एससी एसटी के लिए। तो ये जरा हमें ध्यान रखना होगा, यानी मिनिमम मार्क्स लाने बहुत जरूरी होंगे अगर हम मेरिट में चाहते हैं अपने को लाना। तो देखें, डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है और बाकी लोगों के लिए भी जरूरी है। लेकिन मैं आपको 2 प्रश्नों के नमूने दिखाता हूं, केवल हिंदी की कुछ बात कर रहा हूं। देखिए, एक प्रश्न लिखता हूं आपके सामने। प्रश्न है, हिंदी भाषा में अ, ये जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण देख रहे हैं, अ है, और डैश करके ये ऑप्शन रहे आपके, ए वर्ण, बी अक्षर। और ऐसे प्रश्न जब हमारे सामने आते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सी ऑप्शन को ले लेते हैं, जिसमें लिखा रहता है ए व बी दोनों, ऐसा लिखा रहता है, तो हम इसे ले लेते हैं। पर पता नहीं अभी सही होगा कि नहीं होगा, आप लोग तो जान ही रहे हैं इसको, अभी करते हैं इसको। और डी में होगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें से एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, वाक्यांश, जो सभी चीजों को समेटे हुए है, क्या पता ये हो जाए। अभी देखते हैं क्या हो सकता है। एक प्रश्न और कराता हूं, तब तक आप इस पर विचार करें कि क्या हो सकता है। ठीक, मैं उत्तर बता रहा हूं अभी। एक प्रश्न, निम्न में अशुद्ध वर्तनी है, तो कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? शुद्ध किस शब्द को नहीं लिखा गया है, ये बताना है। ए ऑप्शन है मिष्टान्न, बी ऑप्शन लिखा है बहुव्रीहि, और सी ऑप्शन है गुरु, और डी ऑप्शन है आपके सामने अहल्या। ठीक है, इसमें भी आपको सही उत्तर पता लग गया। मैं आपको 2 और करा देता हूं, आप आसानी से समझ पाएंगे कि हम लोग कैसी तैयारी करेंगे और कितने सरल प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं, किस वजह से हम अंततः मेरिट में नहीं आ पाते। आज आपको उसका कारण थोड़ा सा अनुमान हो पाएगा। ठीक है, एक शब्द है हमारे यहाँ, चूंकि उसने ये सारी हिंदी जितनी है, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, समुत्तरस्थ, छंद, अलंकार नहीं, बाकी भाषा के जितने हैं, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग और व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, कारक, वचन, ये सारे के सारे उसने पूछे हुए हैं। तो उसमें एक शब्द है, जैसे ये सख्यैश्वर्य, ये पूछा हुआ प्रश्न है। पहले आप में से बहुत लोगों को इसका उत्तर आता है। सख्यैश्वर्य में संधि है, ठीक है। अब कोई एक ही संधि हो सकती है, तो एक ऑप्शन है आपके पास वृद्धि, और दूसरी है बी दीर्घ, और तीसरी है सी गुण, और आखिरी डी है यण। वैसे तो आप लोग मात्रा देख के ही पकड़ चुके होंगे, संधि आपको पता है, क्योंकि कई लोग जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है वो संधि को मात्रा देखते ही समझ जाते हैं। फिर भी हम एक विचार करते हैं। लेकिन इसमें देखा ना, इसमें साहित्य को भी शामिल किया गया है। साहित्य वही जो मैं कह रहा हूँ 10th और 11th 12th में जो हिंदी साहित्य उत्तराखंड में स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें से मैं एक प्रश्न करता हूं। देखें, अब किताब का नाम अगर हमसे पूछ ले, और मान ले किताब का नाम ये पूछ ले, ये बड़ी प्रसिद्ध एक रचना है महाभोज के लेखक,
हैं। अब ऐसा है कि किताब किसी ने लिखी है तो कोई एक व्यक्ति होगा, लिखी है तो ए ऑप्शन में मान लो मन्नू भंडारी एक ऑप्शन दिया हो उसने, और दूसरा ऑप्शन दिया हो बी शैलेश मटियानी। हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध रचनाकारों में से ये रहे हैं शैलेश मटियानी। बोरीवली से बोरीबंदर तक किताब इनकी पूछी है पहले भी। और सी में मैं कह देता हूं ए और बी दोनों, ए व बी दोनों ऐसा। और डी में कहता हूं कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये देखें तो अब हमें ये तो लगता है कि कोई भी एक इनमें से होगा, है ना, ऐसा लगता है। सब प्रश्नों को एक साथ एक सांस में आपको सारे उत्तर बता रहा हूं। आखिरी 5वां प्रश्न, कम से कम इस बहाने 5 प्रश्नों की तैयारी आपकी हो जाए। तो देखें एक एक शब्द हमारे यहाँ प्रयोग होता है, जैसे साहित्य की बात करें तो एक व्यक्ति का नाम आपने राष्ट्र कवि सुना होगा। राष्ट्र कवि कहा जाता है, ये जाता है। और ये कोई विशेष जानकारी नहीं बता रहा, मैं आपको बहुत सरल से सरल प्रश्न बता रहा हूं। तो उसमें ए है रामधारी सिंह दिनकर, इनका तो नाम आपने सुना ही है, रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका, होंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र जैसी किताबें इन्होंने लिखी है। और कर्ण पर बड़ी अच्छी एक किताब लिखी है इन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर ये। और दूसरी किताब, दूसरे व्यक्ति का नाम बी में मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ये मैथिली शरण लिखने के लिए एक बार स्पेलिंग में भी पूछा गया है। और सी में यही लिख देता हूं जो मैंने ऊपर लिखा, ए व बी। आखिर कितनी बार हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ए व बी दोनों? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ए व बी दोनों, और डी में यही ले लेता हूं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा। ठीक है, अब देखिए आप में से सब ने लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, क्योंकि ये प्रश्न ही इतने सरल थे। इतने सरल लगने वाले प्रश्नों के उत्तर देखिए। अक्षर और वर्ण में जो अंतर होता है ना, वो होता है उच्चारण का। उच्चारण की दृष्टि से और लिखने की दृष्टि से स्वतंत्र जो ध्वनियां होती हैं उनको हम, जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र ध्वनि होती है उसे कहते हैं अक्षर, और जो लिखने की दृष्टि से स्वतंत्र ध्वनि होती है उसे कहते हैं वर्ण। तो अ देखेंगे, अ को स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है, यानी बिना दूसरे स्वर के सहारे से लिखा जा सकता है। तो ये एक वर्ण भी है, एक अक्षर भी है, इसलिए इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। ये वर्ण भी है, अक्षर भी है। ठीक है, जितने स्वर होते हैं सभी वो वर्ण और अक्षर दोनों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये लिखा है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो मिष्टान्न, वही मिठाई की दुकान जो होती है, मिष्टान्न। हमने वहां लिखा देखा होगा, यहाँ ट की जगह ठ लिखा रहता है, हर दुकान में आपने देखा होगा ना। ये मिष्टान्न अब सही है कि गलत है? आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले ही पकड़ लिया कि ये गलत लिखा हुआ है, जबकि ये सही है। अच्छा, ये बहुव्रीहि एक समास का नाम होता है, ये तो आप जानते हैं। तो ये सही है कि गलत? ये ब होगा कि वो, ये वाला? तो ये सही लिखा हुआ है, बहुव्रीहि होता है। ये मिष्ठान्न नहीं होता है जो दुकानों में लिखा है, मिष्टान्न होता है। ये दोनों है सही। और अब एक ये लिखा है गुरु, गुरु तो सही होगा ही, ये तो लग रहा है। लेकिन अहिल्या जो है ये गलत लग रहा है, जबकि अहिल्या सही है और ये गुरु जो है ये गलत लिखा हुआ है। क्यों लिखा है गलत? इसमें र में बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी है। बड़ा ऊ की मात्रा र में लगती है क्या? हाँ लगती है भाई। ये बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, छोटा ऊ की लगेगी। छोटा ऊ की कौन सी होती है? जिसमें ये गांठ नहीं बनी होती है। देखिए अगर इसमें गांठ लगा दें तो ये बड़ा ऊ हो गया, और अगर न लगाएं तो ये छोटा ऊ हो गया। ठीक है, तो गुरु में देखें, गुरु में छोटा ऊ की मात्रा लगती है, इसलिए ये गलत है, अशुद्ध पूछा था। अच्छा, सख्यैश्वर्य में ये देखिए दो मात्रा लगी है, तो दो मात्रा लगे हुए में कोई भी पहचान लेता है कि बीच वाले में यदि दो मात्रा लगी हो तो उसमें वृद्धि संधि होती है, किंतु यहाँ वृद्धि संधि है नहीं। ये देखिए सखी और प्लस में ऐश्वर्य, इस शब्द से मिलकर के बना है ये सख्यैश्वर्य। हाँ, अगर आपको देखिए सामान्य हिंदी पहले नहीं पढ़ी और अभी समझ में नहीं आ रही है, बोरिंग लग रही है, तो देखिए इसमें सिलेक्शन हिंदी बेस्ड ही होना है। बाकी में तो सब लोग सामान्य है ही हैं, इसलिए हिंदी के प्रति, और हिंदी को आपने देखा होगा सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया, 300 में से 100 मार्क्स की हिंदी है। और बाकी 200 मार्क्स में सब कुछ है, मतलब मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, उत्तराखंड भी है, सब कुछ है। ठीक,
अब ये सखी प्लस ऐश्वर्य करेंगे तो ये देखें कहीं पर भी यो नहीं है, इसमें यहाँ ज्वाइंट में कहीं भी यो नहीं है, और जब भी ये ज्वाइंट में य व र बनते हैं तो ये यण संधि हो जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। कैसे होता है हम समझेंगे उसे, आपको जब हम अपने रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से या ऑफलाइन ऑनलाइन बैच के माध्यम से हिंदी पढ़ाएंगे तब आप बहुत विस्तार से जान पाएंगे। पिछले सालों में जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है उन्होंने एग्जाम में लगातार इस बात को देखा कि अगर 100 नंबर की हिंदी आती है तो 90 से प्लस उनकी कॉपी से आते हैं, और आपकी कॉपी से भी 90 से प्लस मार्क्स आएंगे, 90 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये आप देख पाएंगे। देखिए महाभोज एक उपन्यास है जो मन्नू भंडारी ने लिखा, तो आंसर ए नहीं, आंसर ए नहीं। शैलेश मटियानी ने भी एक महाभोज किताब लिखी, तो इसका आंसर है सी। ए और बी दोनों ने महाभोज नाम की किताब लिखी, और राष्ट्र कवि की उपाधि रामधारी सिंह दिनकर को दी गई थी, लेकिन केवल रामधारी सिंह दिनकर को नहीं दी गई थी। जब भारत का स्वाधीनता संग्राम लड़ा जा रहा था 1920 से लेकर के विशेषकर 1947 तक का, उस समय मैथिली शरण गुप्त ने एक किताब लिखी, उसका नाम था भारत भारती। ये पहले एग्जाम में पूछी हुई है, भारत भारती के लेखक कौन है? तो ये भारत भारती जो किताब है ना, इस किताब ने देश में राष्ट्रीय आंदोलन को इतना बढ़ावा दिया। आगे हम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ेंगे बहुत विस्तार से, इसमें तीनों इतिहास दिए गए हैं, यानी भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। लेकिन सबसे अच्छी बात जो दिल्ली आईएएस एकेडमी से जुड़ के जो आपको अच्छा लगेगा, हम ऑलरेडी आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे 7 टॉपिक के वीडियोस बना चुके हैं जो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। ये देखें आप, आपके आई बटन में दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो सारे के सारे आप वीडियोस यहां से देख पाएंगे। 7 टॉपिक दिए हैं, सातों आपको 20-20 मिनट के उसमें पूरे हो जाएंगे, तो इन्हें तो आप आज ही से कर लें, ये कंप्लीट पैकेज है अपने आप में। तो मैं कह रहा हूं आपको कि इसका आंसर भी सी होगा, क्योंकि इसी बात पर भारत भारती से जो राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली थी, इस कारण महात्मा गांधी ने इनको भी राष्ट्र कवि कहा था। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भी और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भी, इसलिए आंसर ये। आपको अच्छा लगा होगा मुझे उम्मीद है। हम लोग इसी इंटरेस्टिंग तरीके से सारी हिंदी भी, सारी रीजनिंग भी, जीएस भी, मैथ भी करेंगे, और आप अवश्य ही इसमें सेलेक्ट होंगे। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपका जीवन, आपका अवसर, आपकी अपॉर्चुनिटी और आपका करियर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जिस लगन से, तन्मयता से इसका इंतजार कर रहे थे, आज वो घड़ी आ गई है कि आप इसकी तैयारी में अभी से जुट जाएं, और ऐसी बेहतर रणनीति के साथ अभी से तैयारी करें। कहीं कोई कठिनाई होती है तो उसके लिए पहले मैंने आपको कहा कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं फ्री, उन टेस्ट को लगा लें और उससे संबंधित और चीजें ऐप पर आपको मिल जाएंगी। तो आप हमें फॉलो करते रहें ऐप के माध्यम से, और उसी में हमारा नंबर दिया गया है। किसी कठिनाई से बचने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आपकी तैयारी की वीडियो के साथ, हम अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।